हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अपनी नई यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 4। कुछ बुक्स के अंदर चैप्टर अलग दिया हो सकता है, लेकिन नाम आपको ध्यान रखना है। आज हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे हम उसके अंदर काम करते हैं और उसका रीजन क्या है पढ़ने का। तो देखो, सबसे पहले हम इसका एक पार्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ आपका जो करंट के बारे में वो चीज आपकी आती रहेंगी। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम सिंपल फॉर्म में EMI भी बोल देते हैं। ई से इलेक्ट्रो, एम से मैग्नेटिक, आई से इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका होता क्या है। इससे जो पिछली यूनिट आई थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म हमारा कब प्रोड्यूस होता है। जब कोई एक चार्ज पार्टिकल आपका मूव करके जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज को कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव करके जाएगा यानी वो मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि एक चार्ज पार्टिकल से हमने क्या प्रोड्यूस करवाई थी, मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल हो सकता है, या यानी कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी देखो, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल होता है या आपका करंट होता है, करंट से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाते हैं। कोई वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी आपका प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या ऐसा इसका रिवर्स हो सकता है कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रेजेंट होता है और उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड करवा दें या इलेक्ट्रिक करंट को क्या करवा दें, प्रोड्यूस करवा दें। तो इसके लिए हमारे पास क्या आए थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था भाई, एक फैराडे, माइकल फैराडे, और दूसरा क्या था भाई, हेनरी। फैराडे और हेनरी हमारे पास क्या थे, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था भाई, 1830 के अंदर इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाया था कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं और वो हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। तो देखो, जिस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग और प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ भी आप पढ़ चुके हो भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यानी उसके अंदर भी क्या होता है, करंट ही फ्लो करता है हमारा। तो द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट या ईएमएफ क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से ही आपको पता लग रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब आपका चार्ज है, करंट से होता है, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से होता है भाई। और इंडक्शन क्या होता है, जब हम दोनों को पास लेके आते हैं या एक का यूज करके दूसरे को हम प्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस थे उसमें हमने किया था कि चार्जिंग मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता था, एक अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी। चार्ज को जब हम अनचार्ज के पास लेके जाते तो उसके ऊपर क्या होता था, चार्ज प्रोड्यूस होता था। तो इसी तरह ईएमआई के अंदर है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो हम क्या करवाएंगे, करंट या ईएमएफ को हम प्रोड्यूस करवा लेंगे। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। ये किसने डिस्कवर किया था, फैराडे और हेनरी ने। लेकिन देखो, हमारा जो एंशिएंट टाइम था वही पुराना टाइम था, उसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी, जैसे आज हमारे पास बसेस वगैरह होती है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, जो भी हम ट्रेन वगैरह चलती हैं, वो उस टाइम पे हमारी नहीं थी। तो उस टाइम पे जो लोग होते थे दूसरे, वो क्या होते थे, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने हेनरी और आपका फैराडे से क्वेश्चन किया था कि इस चीज जो आपने चीज डिस्कवर की है, इसका जो इन्वेंशन किया आपने, वो
उसका यूज हमारी लाइफ में कहां पर होगा। तो उस टाइम पे फैराडे और हेनरी को भी इतना नहीं पता था कि इसका हम यूज ज्यादा कहां पर करेंगे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि जो भी चीज बनती है उसका यूज अपने आप स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर ईजीवी के अंदर हम देखते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी को क्या पता होता है उसको अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या करना होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता जब उसका बर्थ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अपने काम अपने आप पता चलता जाता है उसको कि मुझे क्या करना है। तो यही चीज हेनरी और फैराडे के साथ हुई थी, जब लोगों ने, जब दूसरे साइंटिस्ट या जो अदर पीपल होते थे उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने बनाया है उसका यूज कहां पर होगा, तो उनका सिर्फ यही आंसर था कि ये अपना यूज अपने आप डिस्कवर कर लेंगे। तो अब देखो हमारी लाइफ में हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जो में हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं इनके अंदर यही हमारा यूज होता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं भाई इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कि जो भी हम करंट इंड्यूस्ड करवा रहे हैं या फिर जो ईएमएफ हमारी इंड्यूस्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो आपका करंट इंड्यूस्ड होगा उसको हम क्या बोल दें भाई, इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे, इंड्यूस्ड करंट। और जो अगर ईएमएफ बनाते हैं तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम इसको बोल देंगे। तो जो भी करंट या ईएमएफ हम प्रोड्यूस करवाएंगे इसके अंदर उसको हम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। और जो भी इसके बारे में डिटेल्स में जो भी चीजें इसको समझने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करवा सकते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है एक स्पेस होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैग्नेट के चारों तरफ अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस और फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज पार्टिकल। कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जब वो इसको क्या करेगा, इसके फील्ड स्पेस के अंदर जाएगा तो उसको क्या होगा भाई, फोर्स का इफेक्ट होगा। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताई, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बताई है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आप अच्छे से पहले भी कर चुके हो। तो अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम दिखाते हैं भाई फाई से। तो देखो हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास क्या होंगे भाई, कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैं कोई एक प्लेन ले लेता हूं या एरिया ले लेता हूं, ये मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लिया, इसको मैं एरिया भी बोल सकता हूं भाई, इसका एरिया मैंने ए मान लिया। और यहां से मैं क्या करता हूं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस पास करवाता हूं भाई, ठीक है। तो ये हमारे हमने क्या मान ली, मैग्नेटिक फील्ड मान ली। और इस प्लेन का जो एरिया वो हमने क्या मान लिया, एक को हमने एज्यूम कर लिया। तो आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कि इस एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रॉस कर रही है वही आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस द एरिया, द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको मैग्नेटिक फ्लक्स दिखा सकते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं फाई। और देखो यहां पर हम इसको फाई बी भी दिखा सकते हैं भाई, फाई बी से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी तो उसको हमने दिखाया था फाई ई से। यानी जो भी फ्लक्स आती है आपकी इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, दोनों को हम फाई से डिनोट करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई थी तो हमने फाई ई लिखा था, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे, फाई बी लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखा देते हैं, बी से डिनोट करते हैं भाई। तो फाई बी से हमें पता लग जाएगा कि ये फ्लक्स किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है आपकी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी क्या होती है, द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया या कोई पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। तो यहां से
जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, तो देखो डॉट प्रोडक्ट आया है, अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूं आपका, तो क्या आ जाएगा भाई आपका कोस थीटा आ जाएगा। और ये जो कोस थीटा होता है ये क्या होगा, ये जो हमने एरिया माना है, अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करता हूं तो इसका नॉर्मल क्या होता है भाई, इसके परपेंडिकुलर और से क्या हो जाता है आउटवर्ड हो जाता है, क्योंकि एरिया को वेक्टर बनाने के लिए हमें एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो इस इन दोनों के बीच में यानी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो इसका नॉर्मल होता है आपका एरिया वेक्टर का, इसके बीच में हम क्या दिखाते हैं, एंगल आएगा, उसको हम दिखाते हैं कोस थीटा से। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास क्या जाता है कोस थीटा, तो फाई भी क्या हो जाएगा बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर जो फाई बी मैक्सिमम आपकी कब होगी, यानी थीटा जब आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होगा तो कोस 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है भाई मैक्सिमम यानी 1 होती है। तो यहां से जो फाई बी हो जाएगा आपका वो भी क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। यानी इसका मतलब क्या है आपका कि जब आपका नॉर्मल, अब देखो ये जो एरिया वेक्टर नॉर्मल ये बीसी डायरेक्शन में जा रहा है, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है आपकी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, यानी कि थीटा हमारे पास क्या हो 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू आपके पास क्या आती है भाई 0 आ जाती है, और यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि जब हम 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है 0 ही आती है आपकी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू वहां पर क्या आ जाएगी 0। अब ये 90 वाला केस हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इस एरिया वेक्टर को ऐसे करता हूं, यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूं इसको, अब मैं इसका एरिया वेक्टर, अब मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया था, अगर मैं इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखा देता हूं भाई एंड, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं इसी डायरेक्शन में रखता हूं कि ये मेरे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, यानी एक चीज को हम क्या कर देते हैं रोटेट कर देते हैं। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री, तो इस केस में हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि देखो ये सरफेस मैंने पहले ऐसे रखा था मैंने, और मैग्नेटिक लाइंस इसमें से ऐसे क्रॉस करके जा रही थी, ये मेरे पास क्या था कोई सरफेस था पहले इस तरह से, और फिर मैंने इसको क्या किया भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर गई, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल था वो कैसे आया था ऐसे आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या थे इसी डायरेक्शन में हमारे पास आ रही थी, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, और इसका जो नॉर्मल डाला वो भी क्या था इस तरफ से, तो दोनों बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। अब की बार मैंने क्या किया ये सरफेस ऐसा कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है इस तरह से, ठीक है। तब इसका नॉर्मल कैसे जाएगा ऐसे आउटवर्ड में जाएगा, तो इसका नॉर्मल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे, तो दोनों बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आपकी क्या जाती है भाई 0 के इक्वल आ जाती है यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। अब यहां से देखो मैग्नेटिक फ्लक्स से आपकी क्या निकल के आ जाती है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आती है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होगी, तो इसको देखो अब यहां से कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने दी है भाई फाई बी इसकी क्या वैल्यू आई आपके पास बी ए, अगर कोस थीटा की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं तो यहां से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फाई बी डिवाइड बाई ए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम बोल देते हैं भाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पास क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और हम इसको क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप इसको पहले पढ़ चुके हो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर देखो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन को हम बी से दिखा देते हैं, तो ये क्या होगी भाई देखो यहां से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल एरिया के अंदर से अगर हम एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, या अगर हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है एरिया है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस हमारी क्या होके जा रही हैं क्रॉस होके जा रही हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। अगर मैं इसको डेफिनेशन से देखूंगा तो यहां पर क्या होगा कि कितने एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस आपकी क्रॉस कर रही है वो तो आपकी हो जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एक पॉइंट की हम बात करते हैं जैसे मान लेते हैं टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाता है भाई
टोटल एरिया हमने मान लिया वही 5 मीटर स्क्वायर। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसको क्रॉस कर रही है वो मैंने क्या मान ली भाई 10। तो यहां से अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखो डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला था मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास को मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, यानी सिंपल मेथड के अंदर बात करते तो मास बाई वॉल्यूम आपकी डेंसिटी, टोटल मास को अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक पॉइंट का मास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यही है, अगर टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 10 है और यहाँ पर कितना एरिया 5, तो फ्लक्स डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो 10 डिवाइड बाई 5 यानी कितनी हो जाएगी आपके पास 2, यानी एक पॉइंट से हमारे पास यानी 1 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया था 5 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में से हमारे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी 2, और 5 मीटर स्क्वायर में से कितनी कर जाएंगी, वही हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करके। तो एक पॉइंट में से जितने हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करके जाती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बी से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होती है भाई, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। यहां पर हम बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, number of magnetic field lines crossing per unit area, कि पर यूनिट एरिया के अंदर से यानी एक पर यूनिट एरिया यहीं पर लिख देता हूं, वही मैं आपको दिखाई दे जाएगा यहां से, कि पर यूनिट एरिया में से क्या निकलेगी, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आपकी क्रॉस होके जाती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम बोल देते हैं भाई। तो वो हमारे पास क्या जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती थी। अब देखो कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, या फिर और किस तरह से हम इसको लिखेंगे भाई। तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो यहां से देखो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 5 की, वो क्या है भाई बी डॉट ए। अगर देखो ये मेरे पास क्या है एरिया, अगर एरिया को मैं बहुत सारे एरिया एकदम कंसीडर कर लेता हूं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मैं क्या करता हूं एज्यूम कर लेता हूं यहां से, तो उस टाइम जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स दी जाएंगी उतनी नंबर ऑफ टर्न्स से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है भाई। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इसको हम दिखा देते हैं 5b से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है भाई वेबर, यानी इसको हम WB से भी दिखा देते हैं वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वेबर आ गई। अब इसके अंदर देखो 1 वेबर की जो डेफिनेशन है वो आप किस तरह से दोगे भाई। तो देखो यहां से जो वेबर आएगा, जो एसआई यूनिट हमने बताई इसकी, वो किस तरह से देखो दो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे भाई। तो उसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहां से आपकी जो फाई आया था भाई 5b, वो किसके इक्वल आया था, b डॉट ए के इक्वल। तो यहां से अगर मैं 1 वेबर की बात करता हूं WB, तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेंगे टेस्ला, यानी इसके SI यूनिट क्या होती है आपकी टेस्ला, इनटू में एरिया को हम ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप थीटा की बात करते हो तो थीटा की वैल्यू क्या लोगे आप, 0 डिग्री लोगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 वेबर की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, यहां से लिख सकते हो कि when a magnetic field of 1 Tesla crosses an area of 1 meter square,
normal to it, normal to this, then the magnetic flux, then the magnetic flux is 1 वेबर। तो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी उसको 1 वेबर बोल देंगे, क्योंकि देखो फाई की वैल्यू बी डॉट ए, बी को हमने ले लिया 1 टेस्ला, एरिया को ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगी, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला क्रॉसेस एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर नॉर्मल, यानी इसका मतलब क्या है भाई, इसके साथ में जाएगी तो एंगल 0, नॉर्मल टू दिस एरिया, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज 1 वेबर। तो वहां से हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, वेबर हो जाएगी। तो देखो यहां से हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है आपके पास वो किस टाइप की क्वांटिटी होती है, तो ये क्या होती है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी हम इसको बोल देते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आप ये बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड को तो एक डायरेक्शन होती है, लेकिन देखो भाई यहां पर इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट, यहां पर मिल गया डॉट प्रोडक्ट, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कैसा होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो जब स्केलर प्रोडक्ट आता है तो वो क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है हमारे पास वो भी क्या होगी, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी भाई। अगर हम इसकी क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप किस तरह से निकालोगे, ये जो डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूं भाई, साथ साथ आप इसको नोट कर लेते होंगे। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उस डायमेंशनल फॉर्मूले की हम क्या बात करें भाई, देखो यहाँ से फाई किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों के लिए हमें क्या चाहिए भाई, वैल्यू चाहिए। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें पता होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है भाई, क्या हुई, बी के इक्वल लगता है। अगर मैं यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, F डिवाइड बाई क्या हुई इनटू में v। तो यहां पर मैं b की वैल्यू लिख सकता हूं, ये F डिवाइड बाई क्या हुई v इनटू में क्या आ गया आपका a। अब इन चीजों को हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू निकालेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे। तो देखो इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई इन चीजों का। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, ये आपका फोर्स। ए हमारे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो क्या होगा, l स्क्वायर हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय यहां पर क्या हुआ आपका, क्या होता है चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आपका at। यानी देखो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि चार्ज का जो फॉर्मूला निकल के आया कि वो कैसे आया है कि फ्लो करंट आपके पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं यहां से चार्ज की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, करंट इनटू में टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, करंट को हम दिखाते हैं एम्पियर से और टाइम को हम दिखा देंगे टी से। तो यहां से क्या होगा, फॉर्मूला जाता है हमारे पास ए टी। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या भाई, क्या होगा। और वेलोसिटी का आपको पता ही है क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस 2 क्लास के अंदर जो भी आप क्वांटिटी पढ़ोगे उसके साथ उसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि कई बार इनमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के अंदर कि या तो किसी का क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, देखो m1 l2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो m1 l3 t माइनस 2, ऊपर वाले को हमने सोल्व कर लिया, अब नीचे वाले को। तो देखो l1 t, t की 0 हो गई भाई, यहां से यहाँ 1 और यहाँ पर -1, तो t खत्म और a1, तो ये आ गया। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 l की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाके -1, तो l की क्या बचेगी 2, फिर t की -2 और a की -1। तो ये हमारे पास क्या जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता भाई आपके पास, आपका किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का भाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास निकल के आ जाती है भाई। तो यहां से हमारे पास क्या आती है भाई, और दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई कि
इनके बारे में जो हमने हेनरी और फैराडे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से उनको डिटेल में उन्होंने उसको समझाया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। आज जो मैंने टर्म आपको समझाई है अच्छे से, इन टर्म्स का आगे यूज होगा आपका बहुत ज्यादा, तो ये चीज आपने अच्छे से ध्यान रखनी भाई कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे वो मैक्सिमम होती है, कैसे वो मिनिमम होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को दिखाएंगे, क्या होती है, कैसे उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसका फार्मूला होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपने अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसी भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।